स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज है 25 जुलाई और अभी मैं हूँ कनायमा वेनेजुएला में। तो भाई आज का प्लान बड़ा ही सिंपल था। सुबह फ़्लाइट लेंगे और पहुँच जाएंगे कराकस। फिर शायद कल या परसों की मैं बस लेके पहुँच जाऊँगा ब्राज़ील के बॉर्डर पे बोआ विस्टा टाउन, और वहाँ से फ़्लाइट लेके मेरा प्लान था आगे पैराग्वे जाने का, जहाँ पे मेरे को संटी भाई मिलते। पर भाई प्लान बन गया कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि है इनके 28 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन। कहाँ पे? वेनेजुएला में। तो इनका एयरपोर्ट तो खुला रहेगा, 28 तारीख को भी खुला रहेगा, 29 को भी, पर ये सारे लैंड बॉर्डर बंद कर देंगे। पता नहीं किस चीज़ का खतरा मान रहे हैं ये। और ब्राज़ील के साथ लैंड बॉर्डर बंद करने का कोई मतलब ही सही नहीं बन रहा, क्योंकि भाई साउथ में है, बिल्कुल जंगलों में, तो कुत्ता नहीं आता वहाँ पे। वो बॉर्डर बंद करने का क्या मतलब है? कोलंबिया वाले मेरे को समझ में आता है कि वहाँ से कुछ भी हो सकता है, भाई क्या मतलब है? इंडिया में इलेक्शन होता है तो बॉर्डर बंद हो जाते हैं। पर यार इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इस बार अगर चेंज हो गया प्रेसिडेंट या फिर कुछ भी हो, दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पर ब्राज़ील वाला बॉर्डर मेरे को नहीं पता था कि बंद होने वाला है। तो मेरे गाइड ने बताया जो कराकस में है कि भाई सारे बॉर्डर लैंड बॉर्डर बंद हो जाएंगे, आपको जल्दी डिसाइड करो जो भी करना है। सैटरडे को बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज ट्यूसडे हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ब्राज़ील का बॉर्डर बिल्कुल पास ही है कि मैं 1 घंटे की बस लेके पहुंच जाऊंगा। कराकस से 1500 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा ठीक है, कराकस से आधे रास्ते तक फ़्लाइट आती है, उसके बाद बस ही लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा आधे रास्ते तक फ़्लाइट ले लेता हूँ। तो कहते हैं हाँ आज शाम की फ़्लाइट है, वो आप लेके देख सकते हो, शायद $101 की पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई लेनी पड़ेगी, तो अब और कुछ तो कर नहीं सकते, चलो देखते हैं। तो उसने बोला भाई आप आज शाम की फ़्लाइट ले लो और कल सुबह की बस ले लोगे ना, फ्राइडे सुबह सुबह बस ले लो। तो सुबह की शायद बस नहीं होगी, पता नहीं यार बस का टाइमिंग भी क्या है, क्योंकि वहाँ से बहुत ही कम बस चलती होंगी। तो आप सैटरडे को सुबह तक वहाँ पे शायद बॉर्डर पे पहुँच जाओ, शायद, कुछ कह नहीं सकते। और सैटरडे को अगर बंद हो गया तो भाई मैं तो वहाँ बहुत बुरा फंस जाऊँगा यार। मैं तो टेंशन में आ गया इस बात को लेके। अब पता नहीं क्या करना है, फ़्लाइट बुक करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, देखते हैं। चलो, तो नहा धो के तैयार हो गया भाई, ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मेरे गाइड ने जो कराकस में है उसने एक और ऑप्शन दिया था, कहता कि आप कनायमा से डायरेक्ट पोर्तो ओर्दाज की ना फ़्लाइट चेक करवा लो। कहता ऑनलाइन नहीं होती, वो फ़्लाइट पर आती रहती हैं यहाँ पे, उसमें सीट पक्का मिल जाएगी आपको। तो मैंने कहा भाई ये आइडिया भी सही है। तो मैंने मुंबा को बोला भाई मुंबा फ़्लाइट चेक करके आ जाओ, मैं कराकस नहीं जाऊँगा, पोर्तो ओर्दाज ही चला जाऊँगा डायरेक्ट। $100 की वहाँ से लेनी, $100 की यहाँ से ले लूँगा। पर वो चेक करके आया, कहता फ़्लाइट तो जा रही है, कह रहा पर $200 है। मैंने कहा भाई 200 नहीं दूंगा मैं, इतना भी कुछ नहीं हो रहा। बोआ विस्टा से जो मैंने टोटली फ़्लाइट करा रखी है वो कितने की है, शायद 150-200 की होगी। तो मैंने कहा ऐसे एक्सपेंस नहीं करने हैं मेरे को फालतू में, इतना इतना भी क्या घबराना है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई कराकस ही जाऊँगा मैं। अब कराकस उतर के देखते हैं भाई क्या करते हैं। या तो मैं यार कराकस से आज भी बसें चल रही होंगी, पोर्तो ओर्दाज है 700 किलोमीटर, फिर पोर्तो ओर्दाज से बॉर्डर है 700 किलोमीटर। तो अगर आज शाम की मेरे को कराकस से ही बस मिल जाती तो सुबह सुबह पोर्तो ओर्दाज में पहुंच ही जाऊंगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो चलते हैं, कराकस की फ़्लाइट लेते हैं और पहुंचते हैं। ये पहुंच गए भाई हम एयरपोर्ट पे। फिर वही सारी बसें आके लग गई। हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे फ़्लाइट आती है, तो उसी दिन ये बसें यहाँ पे मिलती हैं, उसी दिन एयरपोर्ट खुलता है। और दिन सिर्फ प्राइवेट हेलीकॉप्टर और फ्लाइट के टूर्स होते हैं। भाई इस एयरपोर्ट पे पहली बात तो बोर्डिंग पास जो मिला है वो हाथ से लिख के दिया है। दूसरी बात यहाँ पे जितना भी सिक्योरिटी चेक हो रहा है सारा हाथों से ही कर रहे हैं लोग। बैग खुलवाते हैं, देखते हैं कि कुछ है तो नहीं, बस इतना ही चलता है यहाँ पे। ये दूसरा एयरपोर्ट है जहाँ पे हाथ से बोर्डिंग पास लिखना नॉर्मल बात है। अभी हुआ था शायद इंडिया में सर्वर ख़राब हो गए थे और फिर हाथ से बोर्डिंग पास लिख के देते, वो तो मतलब एक मजबूरी थी। पर यहाँ पे रेगुलर है ये, क्योंकि इनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, मशीनें भी नहीं, कुछ भी नहीं है। टुवालू के बाद ही दूसरा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था मैग्नेट खरीद लूँ यार, पर बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, $10 का एक दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार इतना तो बनता नहीं है, इतना $1000 का मैग्नेट ले लूँ मैं। भाई मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी ना बोट खरीद लूँ, पर ये बहुत ही महंगी बोल रहे हैं यार। इस वाली को तो $10 की बोलेंगे और बिल्कुल ही हल्की है यार ये, और इस पर वेनेजुएला का फ्लैग भी नहीं बना हुआ। तो मैं सोच रहा था खरीद ही लूँ यार, याद रहेगा कि भाई 200 किलोमीटर इस बोट में मरवाई है हमने। भाई फ़्लाइट आ गई है हमारी और डिले आज भी है लगभग, ये मान लो आधे घंटे के करीब। अभी पैसेंजर उतरेंगे, फिर हम चढ़ेंगे, प्लेन साफ़ होएगा, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है।
पर जो अपने आर्थर भाई हैं उन्होंने मेरे लिए एक बस ढूंढ दी है कराकस से डायरेक्ट सेंटा एलेना की, जो कि $80 के करीब है। देखते हैं क्या होता है। तो भाई हमारे ग्रुप में से 6 बंदे हम अभी जा रहे हैं, और 2 बंदे जो कपल थे नॉर्वे वाले वो लेट वाली फ़्लाइट में आए थे, तो लेट वाली में ही जा रहे हैं। चलो भाई हो गया स्टार्ट बोर्डिंग, चलते हैं। चलो भाई इस एपिक सी जर्नी को करते हैं बाय बाय, और अभी देखते हैं आगे बस का क्या बनता है। मेरा गाइड कह रहा है क्या पता कंपनी हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करती हो, वेबसाइट पुरानी हो, बस ऐसी बुकिंग दिखा रहा हो वो, पता नहीं यार क्या है। अब 1 घंटा बाद कराकस उतर के पता चलेगा क्या है क्या नहीं। चलो चलते हैं भाई अपने प्लेन में। भाई सब लोग चले गए, मैं और आर्थर भाई रह गए, क्योंकि हम ही दोनों जा रहे हैं कराकस शहर में। और सब लोगों को भाई पहले से पता था कि यहाँ पे इलेक्शन है, तो उन्होंने अगले दिन की फ़्लाइट करा रखी है, तो और सारे लोग मतलब आसपास ही रुक रहे हैं एयरपोर्ट के। अब मेरे को देखना पड़ेगा यार बस का क्या है, अभी तक भी कोई भी कंफर्मेशन मेरे पास आया नहीं है कि बस मेरे को मिलेगी सेंटा एलेना जो आखिरी टाउन है वेनेजुएला का, या फिर नहीं मिलेगी। पर वो कह रहे हैं आप बीच तक जा सकते हो, 600 किलोमीटर आज कर लो, फिर 600 कल कर लेना, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो देखते हैं। यहाँ पे हमने टैक्सी ऑर्डर करी है यमी ऐप से, तो $26 दिखा रहा था, तो चलते हैं। चलो भाई टैक्सी मिल गई, और जो यमी ऐप है ना उस पर आप अपना भी ऑफ़र डाल सकते हो कि भाई आपको कितनी मजबूरी है या फिर कितनी मजबूरी नहीं है, और टैक्सी वाले की कितनी मजबूरी है आपको लेके जाना और उसकी कितनी नहीं है। हमने डाला था 25, तो इस बंदे ने कहा 24.5, तो हमने कहा ठीक है। पर इस राइड के लिए हम मिनिमम 18 भी डाल सकते थे, और 18 के ऊपर बंदा कोई कहता 19, क्योंकि मैंने अभी डाल के देखा था 19, तो बंदे कह रहे थे ठीक है 20 में ले जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसमें। चलो अब देखता हूँ भाई मेरे को कहाँ की बस मिलेगी सिटी सेंटर जाके। जो ऑस्प्रे एक्सपीडिशन से जिससे मेरा कनेक्शन था ना, उन्होंने ही मतलब बस ढूंढ रखी है, शायद वो कह रहे हैं आपको 700-800 किलोमीटर तक की तो आज बस मिल जाएगी, उसके आगे आपको उस टाउन में जाके देखना पड़ेगा। चलो भाई कहीं ना जाने से अच्छा तो यही है कि मैं चला ही जाऊँ आगे, मतलब चलते रहना चाहिए यार। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो अपने आप मिलते ही रहते हैं, पर आप चलोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। चलो भाई एयरपोर्ट से आगे आर्थर भाई अपने चले गए हैं, उनके फ्रेंड का घर यहाँ पे है, मेरे को कोई लेने आ रहा है अभी। चलो भाई यहाँ पे आ गया मैं बाइक पे बैठ के, और अपना जो उस दिन का बैलेंस था वो भी यूज़ हो गया। चलते हैं भाई। इस रेस्टोरेंट में लेके आ गए मेरे गाइड, मेरे को बाइक लेके आ गया था यहाँ पे। ये बैठे देखते क्या खिलाएंगे। तो भाई यहाँ पे खाना खा लिया हमने बहन के साथ, और यही है ऑस्प्रे एक्सपीडिशंस के मालिक जिनके बारे में बता रहा था। तो कहीं पे भी आपको वेनेजुएला में घूमना है तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे भी घूमना है। इनका इंस्टाग्राम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वेबसाइट भी। तो अभी यहाँ से जो आगे हमारा सफ़र है, प्योर तो अरदास की मेरे को बस मिल रही है, तो वहाँ तक चलते हैं। 12 घंटे का लगभग सफ़र होगा, और वहाँ पे बस से उतर के ही कह रहे हैं कि सेंटा एलेना के वहाँ से उतरते ही आपको बस मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा बसें चलती हैं। तो देखते हैं भाई, यहाँ से अभी बाइक टैक्सी पे चलते हैं बस स्टेशन, और टिकट बुक करते हैं फिरते होते आज की। भाई ये सारे मजदूरों के सपोर्टर जाने लग रहे हैं, या फिर कह लो इनको पैसे दिए हैं। भाई यहाँ आ गया बस टर्मिनल पे, देखते हैं टिकट मिलती है अपनी पहली बस की या फिर नहीं। भाई यहाँ बैठा हुआ हूँ पिछले 2.5 घंटे से इन कुर्सियों, ये तो अभी भरी हैं, पहले खाली थी बिल्कुल, और खाली कुर्सियों पे भी लेटर नहीं दे रहे थे यहाँ पे। ये टिकट है भाई, ये पड़ी मेरे को कितने की, $31। यहाँ लिखा हुआ कहीं पे डॉलर नहीं लिखा, BS लिखा है, 1000। देख लो भाई कितने ज़ीरो लगा रखे हैं, इतने बोलीवार उसकी पड़ी है। ये $31 के लगभग है। 5:30 बजे चलेगी भाई। अब से शुरू होगी हमारी 24 घंटे की बस जर्नी। और देख लो आज सुबह का उठा हुआ हूँ मैं, 12 घंटे तो मेरे को उठे हुए हो चुके हैं भाई। बहुत ही अलग पंगा है, पता चला है बैग जमा कराना होता है भाई। बैग का टैग दिया है, अब पता नहीं पहुँचाएँगे या फिर नहीं पहुँचाएँगे। बैग यहाँ नहीं लेते, बैग जमा कराना पड़ता है पीछे, और 30 किलो से ज़्यादा लाओगे तो पैसे भी लगेंगे।
चलते हैं भाई। ये बस आ गई। कहाँ है? मेरी सीट नीचे है, शायद नीचे बस कम मिलेगी। ठीक है, देखते हैं भाई, जैसा भी है जो भी है। भाई बस तो बिल्कुल ही धाकड़ है, मतलब कमाल ही कर दिया। और भाई कितनी लिटा रखी सीट देखना, बिल्कुल ही मतलब पसर जाओ इस पे। तो आगे पैर रखने का भी दे रखा है, नीचे है और मेरी सीट। ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट करने आएंगे लोग, पर मस्त एसी चला रखा भाई। सीट बड़ी धाकड़ है यार, और मेरी अकेली की सीट है। ये भी मस्त हो गया भाई। चलो 12 घंटे, मेरे को अगली बस की टेंशन है यार। इसमें तो धक्के खाने तो आदत है हमारी, धक्के खाने की तो आदत है। पहुंच जाए और अगली बस मिल जाए और बॉर्डर पार हो जाए, मेरे सिर दर्द मिटेगा यार। ऐसे देशों में आने का ही बड़ा रहता है यार। आगे की पता नहीं 4-5 कितनी फ्लाइट मेरी छूट जाएंगी अगर मैं बॉर्डर पार नहीं कर पाया तो। चलो देखते हैं। अब पहुँचेंगे यहाँ से 6 बज चुके। ये शायद कल सुबह, ये मान लो 6 बजे तक पहुँचाएगी हमको बस। 12 घंटे बैठना है इसमें भाई। ये तो मैंने अभी देखा यार, यहाँ से तो रोड दिखने लग रही है। बस टूटी पड़ी है भाई पूरी। भाई अपनी बस जर्नी होती है स्टार्ट, और पता नहीं भाई कितने बजे पहुँचेंगे हम, कब पहुँचेंगे, कौन सी डेट को पहुँचेंगे बोआ विस्ता। आज हो रही है 25 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 6:30। भाई रोड पे रुकवा ली बस बंदों ने, और चढ़ रहे हैं 4-5 बंदे। देखना सूटकेस लेके। ये क्या ड्रामा है भाई। भाई यहाँ पहुँच गया पोर्तो ऑर्दास। सुबह के बज रहे हैं 7:30। काफ़ी लेट आई भाई बस। ये 13.5 घंटे, 13.5 नहीं 13 घंटे लगाए। 6:30 बजे चली थी, मतलब अगर 5:30 वाला टाइम बिठा दूँ मैं तो 14 घंटे लगा दे भाई। लेट होना भी नहीं की जिम्मेदारी थी। देखता हूँ अब क्या सिस्टम बनेगा। भाई आज की किस्मत बिल्कुल टट्टी है। पता नहीं बैग कहाँ से गिल्ला कर दिया यार इस बंदे ने, पूरे का पूरा मेरा निचोड़ दिया यार बैग। पर बंदा बड़ा हेल्प कर रहा है। अभी सारी बात बताऊंगा आपको। रात को बहुत कुछ हो गया। अरे यार जूते कैसे गिल्ले हो गए मेरे। ये पोर्तो ऑर्दास का टर्मिनल आ गया भाई। पिछले 12 घंटे में बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे। मेरा जो बस वाला बंदा था, पूरी रात इसने मेरे से बात करी है, घंटा एक। और इसने अपने एक दोस्त को बॉर्डर पे फ़ोन करा, तो उसका दोस्त कहता आज, जो कि 26 तारीख है, आज बॉर्डर 6 बजे बंद हो जाएगा। तो भाई मेरी सुन के फट गई थी वहाँ पे कि भाई क्या हो जाएगा। तो भी बोला आप इलीगल क्रॉस कर जाना, ये कर जाना, वो कर जाना। मैंने कहा भाई वेनेजुएला की स्टैंप से मेरे को इतना मतलब नहीं है, पर मेरे को ब्राज़ील की स्टैंप तो चाहिए यार। ब्राज़ील तो मैं लीगली एंटर करके लीगली एग्जिट करना चाहता हूँ। वेनेजुएला तो ज़िंदगी में दोबारा आने का होगा नहीं शायद मेरा, और यहाँ पर भी लीगल हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो कहता, मैंने कहा यार सुबह तुम कितने बजे पहुँचाओगे? तो कहता पता नहीं। तो मैंने कहा वहाँ से कितना टाइम लगता? तो कहता 10 या 11 घंटे। तो अभी 7:30 हो रहे हैं। अगर अभी भी 10 घंटे लग जाए तो भी भाई मतलब 5:30 बजे पहुँचूँ। पर अभी यहाँ पे सब मना कर रहे हैं कि कोई भी बस सेंट्रल में नहीं जा रही है। पता नहीं यार क्या होगा। वैसे मेरी फ़्लाइट 29 की रात को है 3 बजे, मतलब 30 तारीख की सुबह 3 बजे कह लो, 29 की रात को 3 बजे। तो मेरे पास 29 का भी पूरा दिन है। तो इनके इलेक्शन 28 को हैं, तो 29 को इनका बॉर्डर खुलने की आसार हैं। अगर शाम तक भी बॉर्डर खुलता है ना, तो भी मैं टैक्सी लेके बोआ विस्ता पहुंच सकता हूँ, क्योंकि बॉर्डर के बाद भी मेरे को 200 किलोमीटर जाना है। बहुत लंबा सफ़र है भाई। और आप सोचोगे इतना मैंने झंझट क्यों लिया? इसके पीछे एक ही रीज़न था कि भाई असुनसियोन के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही थी। कराकस से जो जा रही थी वो थी 1,000 $1,500 की। तो उतना तो मैं स्पेंड नहीं कर सकता था भाई। अब वो बंदा मेरे को इस लड़की के हवाले कर गया है कि भाई इससे ट्रांसलेटर से बात कर ली, और ये लड़की मेरे को कहीं लेके जा रही है। अब पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। तो भाई अगली बस की भी टिकट मैंने ख़रीद ली है। पर एक दुख खबरी है, एक खुशखबरी है कि बस यहाँ से जाएगी 3 बजे दोपहर में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो 3 बजे मतलब कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हैं अभी मेरे पास। 7 घंटे बाद बस जाएगी। ये टिकट ले ली भाई। ये पड़ी $30 की। पहली वाली बस भी $30 की थी। पर एक खुशखबरी क्या है कि एक ब्राज़ील का बंदा है जो मेरे साथ ही बस में आया है। मेरे से बात नहीं हुई थी, और अभी इसी काउंटर पे खड़े होकर टिकट लिए इसने मेरे साथ सेंटा लेना की। तो मैंने इससे पूछ लिया तू कहाँ जा रहा है?
कह रहा बोआ विस्ता जाऊँगा मैं। मैंने कहा मैं भी बोआ विस्ता जाऊँगा। मैंने कहा मैं वहाँ से फ़्लाइट लूँगा। कहता मैं भी फ़्लाइट लूँगा। मैंने कहा तेरी कहाँ की फ़्लाइट है? कहता ब्राज़ीलिया की है। मैंने कहा है तो मेरी भी ब्राज़ीलिया की, क्योंकि मेरी स्टॉप करके जाएगी पैराग्वे। तो मैंने कहा मेरी 29 की है। तो उसने ये नहीं बताया उसकी कब की है। तो मैंने कहा यार बॉर्डर तो बंद हो चुका, जैसे कहते फ्रंटेरा सिरा दो, मतलब बॉर्डर बंद हो चुका। तो कहता हाँ बॉर्डर बंद हो चुका, पर ब्राज़ीलियन देख के ऐसे कहेंगे चल जा जा जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा बोला। तो मैंने कहा कि ब्राज़ीलियन को जाने देंगे तो भाई फिर तो हो सकता है इंडियन को भी जाने दें कि हाँ भाई चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी ना इनकी इलेक्शनों में कुछ कर रहा हूँ और ना ब्राज़ीलियन बंदा कर रहा है। तो अगर ये 3 बजे चलती है बस यहाँ से, तो मेरे हिसाब से बस 12 घंटे लगाएगी। तो कल सुबह सुबह 3 बजे पहुँचाएगी हमको ये। तो आज की भी पूरी रात बस में कटने वाली है। अब मैं सोच रहा हूँ आसपास कोई होटल मिल जाए 5-7 घंटों के लिए, तो मैं रेस्ट कर लूँ, वाईफाई चला लूँ, काम से निपटा लूँ। पर देखता हूँ चलो अभी। भाई बस अड्डे से मैं निकल गया। मैंने सर्च करा मैकडोनल्ड्स, यार ऐसी चेन है ना, कहीं पे भी खोल देते और चल जाता है, क्योंकि सस्ती चीज़ इतनी देते हैं यार मैकडोनल्ड्स वाले। KFC यहाँ पे नहीं था, मैकडोनल्ड्स था और कई सारे थे भाई। यहाँ पे एक पास में मॉल है, ओरिनोको मॉल करके है शायद, ओरिनोको मॉल, वहाँ है मैकडोनल्ड्स। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और वो 10 ही बजे खुलता है। तो शायद मेरे को 15-1 मिनट वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ही इन्हीं शहरों के पास से, अभी जिस शहर में मैं हूँ प्योरतोदास और गुयाना सिटी करके एक और शहर है, इन्हीं के पास से बहती है इनकी सबसे बड़ी रिवर ओरिनोको रिवर, जो कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर बाय द वॉल्यूम। तो चलते हैं, वॉक करते हैं भाई, मैकडोनल्ड खाते हैं, थोड़ा बहुत वाईफाई वहाँ पे चला लूँ। इनका ऐसा नेट है भाई, मेरे पास ना नेट है इस देश में, नेट है बस उससे मैसेज हो जाते हैं, बीच में छूट जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से ले रखा है ना मैंने eSIM, तो वो बीच में सिग्नल छोड़ जाते हैं ऐसे देशों में। 3G आता है। चलो चलते हैं बाहर। ये आ गया भाई मॉल, और ही नोकिया मॉल। बैठते हैं भाई, हे भगवान वाईफाई मिल जाए और मैकडोनल्ड्स मिल जाए, मज़े हो जाए बस, फिर अपना सफ़र काट दूंगा मैं ये वाला। फाइनली भाई मॉल के अंदर में पहुंच गया। अरे यार उस तरफ से भी थी एंट्री, शिट मैं उसी तरफ से आया, मेरे को दिखी नहीं, पूरा चक्कर लगा के आया मैं। चलो अब ढूंढते हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड्स। भाई कल किस्मत ख़राब थी, आज अच्छी है, वो आ गया भाई मैकडोनल्ड, और सब कुछ ऑपरेशनल भी है इस मॉल में। ये सब देख के मेरे को सही लगा, मेरे को लगा कहीं अबैंडन ना हो। भाई ऑनलाइन मैकडोनल्ड्स के खुलने का टाइम 10 बजे था, पर 11 बजे खुला, तो मैं बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ले लिया मैंने, ये आया $6.5 का आया है, जिसमें फ्राइज़, बर्गर, पेप्सी वेप्सी सब था। ये देखो ऐसे काटते हैं, 274 काट लिए। और मैंने स्पाइसी सॉस मांगी थी, तो स्पाइसी सॉस भी दे दी इन्होंने, पिकांते लिखा इसमें, और स्पाइसी होती है, नगेट्स वाली होगी ये, ठीक है। चलो इस पर क्या छपा हुआ है ये। भाई खाना पीना तो खा लिया, क्या ही खाया, बर्गरों से काम चलाने लग रहा हूँ यार। और यार इनका मॉल बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं वेनेजुएला में घूम रहा हूँ। हर तरह के ब्रांड है, अंडर आर्मर, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, हर सब कुछ था, मतलब जो एक नॉर्मल मॉल में आपको मिलेगा। बड़ा ही मेरे को नॉर्मल सिस्टम लगा, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेरे को कि मैं वेनेजुएला में घूमने लग रहा हूँ। मस्त AC चल रहा है, कोई क्राइसिस मतलब दिख ही नहीं रही है, मस्त है यार, सही है। चलो वापस बस स्टेशन चलते हैं। वैसे तो अभी 12:30 ही हुए हैं, 2.5 घंटे बस स्टेशन में बैठ जाएंगे। यहाँ थोड़ी ठंड लगने लग गई मेरे को, क्योंकि भाई बाहर बारिश हो गई यार, मेरे को पता भी नहीं चला। मॉल के अंदर बैठे बैठे सारा गीला गीला हो गया, ह्यूमिडिटी सी भी हो गई। और अब बच गया 1 मॉल से मैं आ चुका हूँ बाहर, वो पीछे मॉल था और इनिको मॉल। कभी आप फंस जाओ तो आप भी यहाँ पे भाई जा सकते हो, वैसे वेनेजुएला क्यों ही आओगे आप लोग। तो मैं अपना बड़े वाला बैग और अपना लैपटॉप का चार्जर से मैं पावर बैंक उस बस वाली दुकान पे लगा के आ रखा हूँ। तो मेरे को बड़े वाले बैग से ज़्यादा फिक्र अपने चार्जर की और तार की और पावर बैंक की। भाई भरोसे पे चलना पड़ता है यार, वरना काम है उनको उठाए उठाए घूमता, और कहाँ ही मेरा पावर बैंक चार्ज हो पाता। 3 घंटे से लगा हुआ है, कुछ तो चार्ज हुआ होगा। अभी 2 घंटे और वहाँ बैठना पड़ेगा, 3 बजे है बस, तो करते हैं वहीं पे बैठ के टाइम पास। भाई मैं देख लो कब उठा था मैं, 7 बजे कनाइमा का उठा पड़ा हूँ। नींद तो ले रहा हूँ मैं बसों में, पर ऐसी नींद आ रही है, देख लो बात। तो मेरे को निकले हुए हो चुके 24
प्लस 1 बज चुका। 30 घंटे मेरे को ऑलरेडी निकले भी हो चुके और अभी तो आधी जर्नी भी पूरी नहीं हुई है। सोचो 30 घंटे ऑलरेडी हो चुके, 30 और लगेंगे लगभग। भाई ये था बस वालों का ऑफिस। यहाँ पावर बैंक लगा के गया हुआ था मैं। लगभग फुल होने वाला है, 1 घंटा और लगेगा, 1-1.5 घंटा। और वो रहा बैग अपना। ठीक है, आ गया वापस। भाई अभी यहाँ पे एक दुकान है जो इंटरनेट भी बेचती है, वाईफाई बेचने लग रही है। मैंने ले लिया यार। ये मिल रहा है 25 सेंट पर आवर के हिसाब से, मतलब $1 4 घंटे के। तो सही चला तो मैं सही हो जाएगा अपना काम। भाई अभी भाई ने तो बोला था कि 25 सेंट 1 घंटे के हैं। मैंने उसको 5 का नोट दिया तो उसने मेरे को वापस गोलीबार्स में दिए और उसने 3.5 ही वापस दिए। तो मेरा उसने 1.5 काट लिया। तो मैंने इस भाई को दिखाया भी कि यार ये क्या कर रहा है ये। तो कह रहा भाई मेरे को भी समझ नहीं आया किस हिसाब से काट रहा है। मैंने कहा चल छोड़, मैंने 2 कूपन लिए हैं, ठीक है चल जाएगा वरना बाढ़ में जाए। क्या कर सकता हूँ भाई, टाइम पास तो करना पड़ेगा। भाई इस दुकान से मैं $3 का नेट खरीद चुका हूँ और वीडियो लगा रखी है क्योंकि ये डाटा का भी है कुछ। हे भगवान 2% और हो जाए अपलोड, बस दोबारा ना खरीदना पड़े क्योंकि मेरा ख़त्म हो जाता 5 मिनट में ही और सब लोग 1 घंटे चल रहा है। मैं कह रहा भाई ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या स्कैम कर रहा है। फिर मेरे को लगा कि यहाँ डाटा का भी होगा। मैं ज़्यादा लड़ा नहीं इसके साथ। $3 में मेरी वीडियो अपलोड हो जाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई, वेरी गुड, डन। एक काम तो हुआ, टेंशन मिटी एक। भाई सभी लूटने पे लगे हुए हैं यार। ब्राज़ील वाला भाई बड़ी हेल्प कर रहा है मेरी। मैंने कहा पानी भरवाना था, एक आंटी ने, मैं बताता हूँ कहानी, रुक जाओ यार। मेरे को गुस्सा तो चढ़ रखा है पर छोड़ो, कोई नहीं, कूल डाउन हो जाता हूँ। भाई अब मैं बताता हूँ कहानी क्या हुई। अब बजने वाले हैं 3, लगभग बज चुके हैं। बस अभी तक आई नहीं है और भाई कह रहा है छोटी बस आएगी बहुत, रेडी रहियो। मैंने कहा ठीक है रेडी हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे को ना पानी की बोतल वहाँ पे मिली थी कराकस में, बढ़िया दुकान से, 1.5 लीटर की $1.25 में मिली थी मेरे को। हाँ, $1.25 में 1.5 लीटर की बड़ी वाली पैक्ड बोतल मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे एक आंटी में से बार बार पूछ रही पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। था मेरे पास पानी, पर अब मेरा चलने का टाइम हुआ तो मैंने सोचा पानी ले लेता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैं आंटी के पास गया। पहले मैंने ब्राज़ील वाले से पूछ लिया, मैंने कहा कितने का है पानी। तो कहता 20 में, मतलब $0.5 में 1 लीटर देंगे ये। तो मैंने कहा ठीक है भाई। आंटी के पास गया, ब्राज़ील वाला मेरे को आंटी के पास छोड़ गया। आंटी मेरे को जानती है और ठीक है, मैंने उसको 20 का नोट पकड़ाया, अपनी बोतल पकड़ाई। मैंने कहा इसको भर दे। तो कहती 1 नोट और दे। मेरे को गुस्सा तो बहुत चढ़ा, मैंने दे दिया यार। फिर मैंने ब्राज़ील वाले को बताया, कहता तेरे से 2 नोट ले लिए। मैंने कहा हाँ। वो भी इनको कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि वो इस देश का है नहीं। तो देख लो यार, एक मतलब उठाते हैं यार लोग फ़ायदा, क्या बताऊँ मैं। और मैं बड़ा मतलब दयालु हूँ, मैंने कहा ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेट वाले ने भी मेरे को महंगा नेट चिपकाया, लगभग मेरे से शायद उसने $0.5 मारा है नेट वाले ने। हाँ, $0.5 एक्स्ट्रा मारा है मेरे से, पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उस चीज़ की भी। ठीक है भाई, ये चलता है यार, ट्रैवलिंग के दौरान ये सब चलता रहता है। तो और हाँ, मेरे को एक बड़े वाला नोट मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेट वाले से मैंने चेंज कराया। मेरे पास 3-4 20-20 के नोट हो गए थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को 50 का नोट दे दे। मैंने देख लिया था उसके पास है। तो ये देखो, हरे रंग का है 50 का नोट। इनका आखिरी दिन दिखा है मेरे को 50 का नोट। इसकी वैल्यू लगभग $1.25 है। इतने की दी थी उसने मेरे को वहाँ पानी की बोतल। ₹100 है लगभग इसकी वैल्यू। चलो अब आती है बस, तो चलते हैं दोबारा से 12 घंटे की जर्नी पे। पता नहीं कब आएगी बस। भाई 3:30 हो चुके, कोई भी अता पता नहीं है बस का। भाई कह रहा है कि कई बार 5:30 6:30 तक बस आती है। कब पहुँचूँगा यार मैं, 3 दिन लग गए। पर ये था भाई $700-800 बचेंगे मेरे। कि वहाँ से तो फ़्लाइट $1000 से कम कुछ भी नहीं आ रहा था यार कराकस से। चलो देखते हैं किस तरफ है कैमरा। भाई ये ब्राज़ील वाला भाई कह रहा है कि ये वाली बस है। अरे भाई $30 इस बस के लिए हैं। अरे भाई इसमें तो एसी भी नहीं है। वैसे एसी मेरे को चाहिए भी नहीं था, पर यार बस की हालत देखते हुए तो इसका भाड़ा $10 होना चाहिए। चलो भाई निकलते यार इस बस में। तो क्या बोल लूँ मैं, मुंह से कुछ निकल जाएगा यार। 600 किलोमीटर जाना है, बॉर्डर 600 किलोमीटर है यहाँ से। ये बस की डिग्गी है, ये टैग सा लगाएंगे। इस मामले में बहुत मस्त है यार ये लोग, बैग नहीं चोरी होने देंगे जब तक टैग उल्टा नहीं देंगे। चलो
भाई ये बस है और कह रहे हैं भाई सारी सेंटर लेना जाएंगे सारे बंदे। रसने लग रहा है मेरे साइड में बैठा बैठा बंदा। भाई यहाँ जंगल के बीचों बीच बस रोक दी इसने और कह रहा है थोड़ा ब्रेक ले लो। चले वे कुछ टाइम नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या है यार कब पहुँचेंगे। भाई पता नहीं कहाँ पे रुके हैं, पर मैं आपको बता दूं अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 8 और 3:50 पे हमारी बस चल गई थी वहाँ से। तो ये मान लो लगभग 4 घंटे हो चुके और हमने कवर पता है कितना किया है? आपको लग रहा होगा 250 तो कर ही लिया होगा 60 की स्पीड से भी। भाई इतनी बस रुक रुक के आई है, सिर्फ 140 किलोमीटर आए हैं, ओनली 140 किलोमीटर। 460 किलोमीटर अभी बचा हुआ है और मेरे पास इनके खुले पड़े नहीं है। अब कुछ भी खरीदने का है, मेरे पास सबसे छोटा नोट $10 का है और वो खुले मैं किसी को दूंगा, उनके पास ना इतने बोलीवार होते ना इतने डॉलर होते, और जिसके पास बोलीवार होते हैं मेरे को गड्डी पकड़ा देता है पूरी। वहाँ उस दुकान वाले ने भी यही करा जिससे नेट खरीदा, $5 की पूरी गड्डी पकड़ा दी। मैंने कहा इसका क्या करूं भाई मैं, अब तो वहीं सारे खर्च करने पड़े। अब मैं $10 का कुछ भी छोटा मोटा सामान भी खरीदने का मन कर रहा है ना मेरा, मेरे दिमाग में ये आ रहा है फिर इसको $10 का दूंगा, ये मेरे को बोलीवार दे देगा। बॉर्डर पे जाते ही कोई कुत्ता नहीं पूछेगा इन बोलीवार को, जो भी चीज़ खरीदूंगा सीधी 800 रुपये की पड़ेगी मेरे को। तो इसी कारण से मैं थोड़ा भूखा भी बैठा हूँ और बैग में बस के अंदर छोड़ आया और उसने बस लॉक कर दी। कुछ खरीदने का मन करता तो भी नहीं खरीद सकता, छोड़ो चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टॉयलेट का ऐसा था कि टिश्यू पेपर की भी इतनी कमी हो रखी है इस देश में कि टिश्यू पेपर भी बांट रहे हैं। मतलब टॉयलेट यूज़ करने हैं तो पता नहीं कितने ले रहे हैं, शायद 10,000 ले रहे होंगे, 20,000 क्या नोट चलते हैं। तो वो टिश्यू पेपर भी दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोगों को। तो मैं तो खेत में करके आ गया, मैंने क्या करना है, सुसु ही तो करना है भाई। पता नहीं क्या लोग टॉयलेट में जाने लग रहे हैं, कर लो। यहाँ पूरा जंगल है, पूरे का पूरा जंगल। देखते हैं भाई कितने बजे पहुंचेंगे। मेरे को तो लग रहा है कि सुबह के 8 या 9 बज जाएंगे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। और इतनी रद्दी बस है भाई, प्राइस सेम है। वो एसी वाली सही थी भाई, एसी में मर लेता मैं इससे अच्छा। तो भाई ना तो यहाँ पे कमर लगाने का हो रहा ना कुछ, पता नहीं यार कैसे कटेगी रात। भगवान कटवाओ यार ये सफ़र। ये कोई छोटा सा टाउन है भाई जहाँ बस खड़ी है अपनी, वो खड़ी। एक दुकान यहाँ पे है, पता नहीं क्या बिकने लग रहा है इस पर। एक रेस्टोरेंट है इस तरफ, वहाँ सारे लोग गए हुए हैं और फिर ख़त्म बस। इतना ही गाँव है, देख लो अब। घर भी देख लो कैसे कैसे हैं। भाई यहाँ पे एक एम्पनाडा ले लिया था मैंने, वो जो रखा है वहाँ पे, और पेप्सी ले ली। मेरे को पता नहीं था भाई कैसा होगा, छटका जाएगा या नहीं, तो पेप्सी ले लेता हूँ मैं कि गोल गाल के पी जाऊँ, बस पेट में कुछ जाना चाहिए। भाई ऐसे टाइम पे लगता है कि सिगरेट पीने वालों का सही टाइम पास होता होगा। बस से उतरे, 4-5 सिगरेट मारी, सही सा टाइम पास हो गया। मेरा तो यार टाइम पास भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। खाना भी खा लिया मैंने, वेट भी कर लिया। ऐसे ही है भाई यहाँ पे लोग, कोई टाइम की कदर नहीं है। आधे घंटे से भी ज़्यादा हो लिया यार यहाँ पे रुके हुए। कौन सा ऐसा वो पकवान बनाने लग रहा है कि मतलब इतना टाइम लगा रहे हो तुम? कुछ नहीं कर सकते यार, पैसेंजर्स भी परेशान है, कोई कुछ नहीं कह रहा बस वालों को। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका। ब्राज़ीलियन बंदा भी कह रहा है कि पता नहीं पहले तो बॉर्डर का क्या होगा, कहता अगर नहीं पास करने दिया तो मैं तो साइड में से निकल जाऊंगा, क्योंकि इनको तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए ना ब्राज़ील वालों को यहाँ पे आने के लिए, ना वेनेजुएला वालों को चाहिए। आईडी कार्ड दिखा के जा सकते, तो इनकी एंट्री एग्जिट ही नहीं होती कभी। मैं भी निकल जाऊँगा भाई अगर ज़्यादा ड्रामा हुआ इसके साथ। हाँ ज़िंदगी में वापस तो आना नहीं, पर वो देखना पड़ेगा कि ब्राज़ील वाले मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मेरे हिसाब से मार देंगे उस टाइम, क्योंकि ब्राज़ील का तो ऑब्वियसली मेरे पास वीज़ा है ही ना। देखते हैं। ये जाली लगी हुई है ना, तो उसने मेरे को ऐसे समझाया, कहता ये फ्रंटियर है,
अगर नहीं होने दिया तो ऐसे निकल जाऊंगा मैं जाली के पीछे से। मतलब वही कह रहा है टप जाऊंगा मैं बॉर्डर, ऐसे समझा उसने मेरे को क्योंकि वो पुर्तगीज़ बोल रहा है, मेरे पास पुर्तगीज़ डाउनलोडेड नहीं पड़ी। भाई हो गई वापस से जर्नी शुरू, अब देखते हैं कब पहुँचेंगे। भाई ब्राज़ील वाले भाई ने हिंदी मूवी डाउनलोड कर रखी है और मेरे लिए सबटाइटल भी हिंदी लगा दिए। देखो हिंदी सबटाइटल आ रहे हैं ताकि मैं भी देख पाऊँ। भाई सुबह के बज रहे हैं अब यहाँ पे 5:50 और हम पहुँच चुके हैं सेंटा एलेना। सोच लो भाई, हम निकले थे 3:50 पे। 14 घंटे लंबी बस जर्नी रही मेरी ये 600 किलोमीटर की। ये रहा भाई बस, ये खड़ी बस। और अभी मेरा और ब्राज़ीलियन भाई का प्लान ये है, यहाँ से टैक्सी करेंगे। कह रहा था $2-3 की मिलेगी और बॉर्डर जाएंगे, ऑफिशियल से बात करेंगे। उन्होंने क्रॉस करने दिया तो ठीक है, वरना कहता भाई टप जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे साथ हूँ मैं बिल्कुल, तू ही मेरी आखिरी किरण है। तो लोग कहेंगे भाई तू इंडियंस का नाम बर्बाद कर रहा है, ऐसे टप रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई कुछ नहीं कर सकते, ब्राज़ीलियन भी तो जा ही रहे हैं, हम क्या करें यार, मजबूरी है भाई मेरी। मैं तो लीगली जाना चाहता हूँ, नहीं जाने देंगे तो ऐसे थोड़ी ना फंस के बैठ जाऊँगा मैं यहाँ पे। क्या पता इनकी इलेक्शन में क्या हो जाए, दंगे भड़क जाए यहाँ पे भाई, मैं मर जाऊँ यहाँ पे। तो मेरे को थोड़ी ना पता था बॉर्डर बंद होने वाले हैं, कोई न्यूज़ व्यूज़ कोई टूरिस्ट को बताते ही नहीं है लोग। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। भाई ब्राज़ीलियन भाई ने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, सब चकनाचूर हो चुका। क्योंकि भाई ने बोला कि ब्राज़ील के लोग, मैंने पता करा, नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं, दिक्कत तेरे लिए है, बस तेरे को जाना पड़ेगा डोंकी मार के। भाई मैं फिर अकेला हो गया यार, पता नहीं क्या ही है। भाई यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे को जाने देंगे या फिर नहीं जाने देंगे। ये सारे टैक्सी वाले मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। ये है भाई इनका बस अड्डा आखिरी टाउन पे, और खूब लूट मचा रखे है। मेरे को नहीं पता सिर्फ मेरे साथ ही लूट मचा रहे हैं या फिर सबके साथ ही कर रहे हैं। ये जो बंदा है शायद ये पहली बार आ रहा हो या दूसरी बार, मेरे को नहीं पता। तो इसने मेरे को बस में तो कहा था यार $3-4-5 लगेंगे। यहाँ पे उतरते ही 10 मांग लिए टैक्सी वाले ने, और टैक्सी वाले ने उसको साइड में ले जाके भी कुछ बोला। मेरे को नहीं पता यार क्या हो रहा है, तो मैंने 20 का नोट निकाल के दे दिया। फिर मेरे को लगा $10 उल्टे देगा, $10 की जगह उसने 50 रियाल्स के नोट दे दिए। ब्राज़ील के रियाल हैं ये, लगभग ये मान लो $9 के बराबर हैं आज की तारीख में। तो मैं क्या ही बोलता कि भाई नहीं लूँगा मैंने कहा दे दे भाई, क्या दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो बस मेरा बॉर्डर पार हो जाए। मैं बस इस बंदे के साथ इसलिए हूँ कि ट्रांसलेट वगैरह करके कर देगा, वरना इसने बोला तो कहीं पे भी कुछ नहीं। जहाँ पे भी मेरे को जिसने भी लूटा ना, वहाँ पे भी इंटरनेट वाले ने लूटा, आंटी पानी वाले ने लूटा, यहाँ पे टैक्सी वाला भी मेरे को लग रहा है लूट ही रहा है। 18 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर, ठीक है। तो 18 किलोमीटर के यार कितने रुपए बनने चाहिए बताओ। 4 बंदे लेके जाएगा $10 के हिसाब से $40 यार। 18 किलोमीटर में टैक्सी वाला $40 कमाएगा, मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है भाई। देखो मेरे हिसाब से 5-5 ही लेते हैं। ये बंदा या तो सेटिंग कर रहा है या फिर पता नहीं मेरे को क्या कर रहा है। पर चलो कुछ मदद कर दे मेरी बॉर्डर क्रॉस करने में, तो उससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। मैं अकेला जाऊंगा तो शायद मेरे को ना करने दे, पर किसी बंदे के साथ जाऊंगा जो करना चाहता है तो मैं भी मेरे को करने दें। देखते हैं यार, जो भी है कोई बात नहीं, मेरे को $5-6 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। No. Yo el país explicándole, aquí si no lo dejan, ahí va caminando para allá, tú lo cruzas de aquí. Ve así en moto. Si no lo dejan pasar. Lo da caminandito desde cerquita ahí, ¿o no? No, ahí para Caraima está ahí. Sí, esto está ahí para Caraima. sabroso que está. भाई वो देखो सारा इलीगल चलने लग रहा है वहाँ पे, बॉर्डर से 100 मीटर भी नहीं होगा। गार्ड भी मेरे को कह रहे हैं चले जाओ यार, इलीगल। 8 बजे आएगा बॉस और अभी 6:30 हो रहे हैं। बॉस ने नहीं पार करने दिया तो मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा। भाई वो बॉर्डर है वेनेजुएला का, वहाँ 2 गार्डों से मैंने बात करी। कहते भाई हमको नहीं पता आपको पास करने देंगे या नहीं देंगे, 8 बजे तक का इंतज़ार करो, क्योंकि 8 बजे बॉस आएंगे उनके। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहता मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और वहाँ से इलीगल थी, जो मैं आपको दिखा रहा था, इलीगल चल रही है क्रॉसिंग। अब मैंने क्या सोचा भाई कि 6:30 तो हो ही चुके, 8 बजे कह ही रहा है बॉस आएगा, और क्या पता इंडियन देख के करने दे क्रॉस। पहले ब्राज़ील वाला कह रहा था अरे मेरे को तो करने देंगे क्रॉस, उसको नहीं करने दिया, क्योंकि यार बॉर्डर बनाई ब्राज़ील और वेनेजुएलन्स के लिए, और कौन ही क्रॉस कर रहा है इस बॉर्डर को।
साल में 365 टूरिस्ट भी नहीं आते होंगे इस बॉर्डर से, तो क्या पता मेरे लिए एक्सेप्शन कर दें ये लोग। अगर देखो नहीं करा, इलीगल तो चलने लग ही रहा है, तो मैं इलीगल चला जाऊंगा, ठीक है। पर एक बार तो अपनी तरफ से तो लीगल में करके देखना चाहता हूँ। ब्राज़ील वाला तो गया इलीगल बाइक पे बैठ के। आप ये मान लो जहाँ से डोंकी चलने लग रही है ना, वहाँ पे आप बाइक पे बैठोगे और जो सामने वाला पहाड़ है, जो कि मेरे हिसाब से 300-400 मीटर भी दूर नहीं होगा, वो ब्राज़ील में है। और कोई मतलब बॉर्डर नहीं है, ये बस यहाँ पे बॉर्डर है, कोई जाल वाल नहीं लगा रखी इन्होंने। तो बाइक पे बैठो, 300-400 मीटर जाओ, पैदल भी जा सकते हो, और आप पहुँच गए ब्राज़ील में। फिर बाइक को ब्राज़ील के अंदर अंदर ही चलाएगा। और भाई मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं ब्राज़ील इमिग्रेशन पे पहुंच गया तो वो मेरे साथ क्या बोल लेंगे कि भाई तुम वेनेजुएला से एग्जिट स्टैंप लेके आओ या फिर क्या लेके आओ। तो एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ पे करने दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं करने दिया तो फिर मैं इलीगल चला जाऊँगा ब्राज़ील साइड। ब्राज़ील साइड वालों को कह दूँगा भाई मेरे को तो डर लग रहा था, इलेक्शन है वहाँ पे, इसलिए मेरे को तो एग्ज़िट करना था, तो मैं आपके देश में आना चाहता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ भाई, इलीगल लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत है लीगल लोगों से। वो ये ना काले काम जो करते हैं भाई वो अमीर बन जाते हैं, जो मतलब ईमानदारी से करते हैं उनका कुछ हो नहीं पाता। ये दुनिया चलती है ऐसे भाई। इज्जत से सम्मान से मैं गार्ड से पूछूंगा, इनके ऑफिसर से पूछूंगा कि भाई कर जाऊं मैं क्रॉस, यार मेरे पास सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं इलीगल चला जाऊं, हाँ। तो जिन दुनिया ऐसी ही चल रही है भाई, अब क्या कर सकते हैं बताओ। इलीगल के लिए सब सपोर्ट करने लग रहे। गार्ड भी कह रहा है, अरे गार्ड ने मेरे से आखिरी में पता है क्या सवाल पूछा कि तू यहाँ रुक रहा है या फिर इलीगल जाने लग रहा है। मैंने कहा रुक रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। हैरान हो गया सुन के, क्या क्यों रुक रहा है यहाँ पे, चला जाए इलीगल। संटी भाई भी मेरे को बता रहे थे कि अमेरिका में अगर कोई वर्क वीज़ा पे आता है ना, और वो 99 साल तक भी वर्क वीज़ा पे रहता है, वो ज़िंदगी में यूएस का सिटीज़न नहीं बन पाता। इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, ठीक है। और अगर कोई डोंकी मार के आता है, इलीगल क्रॉस करके आता है ना, वो 20 साल में तो यूएस सिटीज़न बन जाता है। सोचो, सिटीज़न वो चलो 10 साल में नहीं बना, 20 साल में तो वो पक्का यूएस सिटीज़न बन जाता है। तो मतलब जो पढ़ा लिखा बंदा है, लीगली जॉब कर रहा है, वहाँ पे जाके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी में भी जॉब कर रहे हो आप जाके कहोगे कि भाई मेरे को सिटीज़नशिप दे दो, यूएस कहेगा तेरे को क्यों सिटीज़नशिप दे दें हम, तो वर्क वीज़ा पे है, ज़िंदगी भर वर्क वीज़ा पे रहे, ठीक है। और कोई बंदा जाके कहेगा भाई मैं तो डोंकी मार के आया हूँ, यहाँ पे मैं दिहाड़ी मजदूर का काम करता हूँ और बिल्कुल इलीगल आया हूँ मैं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। यूएस पता है इसको क्या कहता है, ले भाई अपना पासपोर्ट तो ले जा। तो यही बात है यार, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इलीगल वाले जाने लग रहे हैं, बॉर्डर गार्ड के सामने से जाने लग रहे हैं, उनको पता है, अरे उनको दिखने लग रहा है कितने लोग जा रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई हैं, जाने लग रहे हैं लोग, पर कोई कुछ नहीं कह रहा उनको। और एक बंदा जो मैं लीगली जाना चाहता हूँ, उसकी तुम मार लो। तो ऐसे ही होता है भाई, देख लो यार। अब तभी लोग मतलब फिर सही राह पे नहीं चलते हैं, क्योंकि सही राह को इतनी मुश्किल बना दिया ना इस दुनिया ने कि सही राह पे चलना ही बहुत मुश्किल हो रखा है भाई आजकल। और उस ब्राज़ीलियन बंदे ने भी बस अपना अपना पूछा था यार। दुनिया में ना सब अपने लिए ही काम करते हैं और सब अपना ही सोचते हैं सबसे पहले। तो उसने भी उतरते ही टैक्सी से पूछा था, आप ब्राज़ीलियन हो, मतलब ब्राज़ीलियन हूँ मैं तो जा सकता हूँ। उसने भी इंडिया का कुछ नहीं पूछा। अरे भाई बॉर्डर तो तुम दोनों देशों के बीच में है ना, वेनेजुएला और ब्राज़ील के बीच में। तुम जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, तो फिर क्या फ़ायदा बॉर्डर बंद करने का। ये खुला तो स्पेशल केसेज में उन लोगों के लिए होता है ना जो बिल्कुल ही फॉरेन देश से आ रखा है। मान लो कोई टूरिस्ट आ रखा है, यूरोप से आ रखा है, इंडिया से आ रखा है, उसके लिए खोलेंगे ना। तेरे ब्राज़ीलियन के लिए क्यों खोलेंगे। उसने एक बार भी नहीं पूछा इंडियन के लिए। तो मैंने खुद आगे जाके बोला कि भाई मैं पूछ के आऊँगा। वो तो कह रहा था अरे नहीं भाई चल यार डोंकी मारते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को नहीं मारनी, मैं पहले गार्ड से पूछ के आऊँगा। तूने तो मेरे बारे में पूछा ही नहीं कि इंडियन पासपोर्ट था या क्या था। तो कहता चल ठीक है पूछ ले। फिर मतलब वही यार, सबको अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है। अब मैं सक्सेसफुली क्रॉस कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो चला जाऊंगा। पर यार उस बंदे को मेरे लिए पूछना चाहिए था, मेरे हिसाब से उसको कहना चाहिए था ब्राज़ीलियन है और एक बंदा इंडियन भी है। तो पूछा ही नहीं यार उसने। भाई अभी मेरे को वापस यहाँ पे बुलाया, मेरे से बातचीत करी, मैंने सीधा ही पूछ लिया। एक बंदा और आ गया अब यहाँ पे। मैंने पूछ लिया कि भाई अगर तुम कह रहे हो, ये कह रहे हैं मंडे को ओपन हो जाएगा बॉर्डर। मैंने कहा मंडे को मेरी फ़्लाइट है और मेरे को रुकना भी नहीं यार इस गांव में, छोटे से में बहुत डेंजरस बताते हैं इस गांव को। तो मैंने कहा मंडे को मेरी फ़्लाइट है। तो कहते कब है फ़्लाइट। मैंने कह दिया रात को, सच्ची बोल दिया मैंने, वरना दिन में कह सकता था मैं। तो मैंने साफ पूछ लिया कि आपके गार्ड ने बोला था 8 बजे तक वेट कर लो, सीनियर आएगा, आपको क्या लगता है कि करने देंगे क्रॉस या नहीं करने देंगे, या फिर मैं और लोगों की तरह चला जाऊँ। मैंने सीधा ही बोल दिया ऐसे।
तो उस बात का जवाब नहीं दिया उसने। अब कह रहा है कि मैं देख के आता हूँ कि क्या हो सकता है तेरे लिए। तो कहता फ़्लाइट कहाँ की है? मैंने कहा पैराग्वे की। तो ऐसे ऐसे बात करके आया हूँ, देखता हूँ, वरना भाई मैं आज ही निकल जाऊँगा, मेरा यहाँ रुकने का मन सा नहीं हो रहा है। भाई यहाँ देखो सारे बॉर्डर गार्ड से बात करने लग रहे हैं, किसी को नहीं जाने दिया अभी तक मेरे सामने। तो खैर वो देखो भाई इमिग्रेशन वालों को साथ में से बाइक निकाल के लेके जा रहे हैं। पैदल जाएंगे, अभी उतरे हैं बस, चले जाएंगे फिर। भाई सब लोग ही जाने लग रहे हैं यार, सब लोग ये जो बूढ़े बिस्तर लेके आ रहे हैं ना, सब भी इलीगल क्रॉस करेंगे और कोई कुछ नहीं कह रहा। अब मेरे पे नज़र पड़ चुकी इनकी, इनको दिख रहा है $30 $30। भाई कमाल है यार, सब लोग जाने लग रहे हैं, ये भी बॉर्डर पार करके जाने लग रहे हैं यार, हद हो गई यार। एक ईमानदार बंदे से तुम इतने पैसे मांग रहे हो। मेरा मन कर रहा है यार मैं भी चल दूँ यार इनके साथ ही, ब्राज़ील वालों से बात करके आता हूँ। चलो मैं अभी भाई मेरे पास वो आया बंदा, कहता मैं इमिग्रेशन से हूँ, $300 लूँगा, स्टैम्प मारूंगा और फिर भी तेरे को जंगल के रास्ते ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा $300? तू पागल हो रहा है सिर्फ स्टैम्प मरवाने के लिए? तुम्हारे देश में मैं कभी वापस भी ना आऊँ, मैं क्या करने आऊँगा वापस में तुम्हारे देश में बताओ? और आऊँगा 10 साल बाद तो कौन याद रख रहा है? कोई नवांकुर नाम का बंदा आया था और ना मेरे फिंगरप्रिंट ली इन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे, सिर्फ फ़ोटो ली थी, भूल जाएंगे तब तक ये। आना भी पड़ गया तो की बात है। फिर मैंने कहा भाई मैं तो $30 दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैंने एक इंसानियत के तौर पे बोल दिया, क्योंकि भाई दुनिया जा रही है यार, तुम उनको तो रोक नहीं रहे हो। फिर कहता नहीं मैं कम से कम 100 लूँगा। मैंने कहा मैं 30 दूँगा। कहता नहीं मैं तुम्हारी स्टैंप के चक्कर में दिक्कत में आ सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा $100 के ऊपर तू अपनी नौकरी त्यागने को तैयार है? फिर भाई मैंने इनको पहले ही बता दी थी दूसरे वाली इमिग्रेशन को कि भाई मेरी जो फ़्लाइट है ना वो है मंडे की, ठीक है? तो दूसरे वाला है ना ये चालू था, इसको सब पता था मेरे बारे में। तो पता है मैंने पूछा दोबारा कब खुलेगा बॉर्डर? तो कहता फिर खुलेगा वेडनेसडे को। लो एक काम करो तुम, मेरे $100 के चक्कर में ना तुम अपना बॉर्डर ही बंद रखो, जब तक ये रिश्वत नहीं देगा तब तक खोल लेंगे नहीं हम। तो अब मैंने एक प्लान सोचा है, मैंने सोचा है यहाँ से बाइक पे चलते हैं सीधा ब्राज़ील की इमिग्रेशन। ब्राज़ील की इमिग्रेशन वालों को बताता हूँ मैं कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब पिछले देश की स्टैम्प कभी कभार मांग लेते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं वो। अगर तुमको चाहिए कि भाई मैं स्टैम्प मरवा के आऊँ तो मैं रिश्वत दे के स्टैम्प मरवा के आ जाता हूँ। और मेरे को वेनेजुएला में बैन होने से कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़िंदगी भर के लिए, क्या मेरे को 7 जन्म के लिए बैन कर दो यहाँ पे। पर मेरे को ब्राज़ील में बैन नहीं होना, ठीक है? ब्राज़ील काफ़ी बड़ी कंट्री है और उसमें मैं बैन नहीं होना चाहता। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उनसे बातचीत करके आ जाऊँ। अगर वो कहते हैं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, तू वेनेजुएला से, अरे यार तुम्हारे यहाँ पे रेफ्यूजी आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, उनकी तो तुम धड़ाके से स्टैम्प मार देते हो। कोई लीगल आ रहा है तुम उसको इलीगल डिक्लेयर कर देते हो। अजीब सिस्टम है यार बहुत ज़्यादा। तो देखता हूँ, क्योंकि ब्राज़ील का मेरे पास वैलिड वीज़ा है और उनको मेरे को कायदे से एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि भाई किसी भी देश में क्राइसिस जब होते हैं तो एंट्री देते ही हैं। क्राइसिस नहीं मानता हूँ, एक तरह से क्राइसिस ही है यार, तुम एक टूरिस्ट को ट्रैप करके रख रहे हो। वेनेजुएला और ब्राज़ील में बंदा समझ में आता है, तुम एक थर्ड कंट्री के नेशनल को कैसे ट्रैप करके रख सकते हो यार। तो मैं यहाँ पे आ गया जहाँ से सारे बंदे डोंकी मार रहे हैं और देखते हैं क्या कहते हैं लोग। वरना फिर यार $100 दे के तो यहाँ पे स्टैम्प मारने ही लग रहे हैं वो। अगर स्टैम्प ही मरवानी है पहले ट्राई कर लेते हैं क्या हो गया, थोड़ा एडवेंचर करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी बाइकें खड़ी हैं। इन्होंने मेरे से $10 लिए, वही 50 रील का नोट निकाल के दे दिया मैंने। चलो कह रहा मैं इमिग्रेशन ही लेके जाएगा, देखते हैं भाई वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट मिलता है मेरे को। भाई गिनी और गिनी बिसाऊ की जंगल की याद आ गई मेरे को ये देख के। ओहो बिल्कुल कीचड़ में से जा रहे हैं भाई। ये सिर्फ मैंने एडवेंचर करने के लिए किया है, वरना वहाँ पे मैं $100 आराम से दे सकता। $100 की बात नहीं थी, बात थी बस कि यार इतने भी कैसे गिर सकते हैं यार ये लोग, कि एक मतलब एक थर्ड पार्टी के बंदे को फंसा रहे हैं। अरे भाई भाई क्या ये चूज़ कर लिया ना मैंने $10 में।
हे भगवान, जान सी निकल गई यार मेरी तो इसमें। पर अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया, ओ भाई घेर दिया भाई। बंदे से मैंने पूछा अब सारा ही ऐसा है, तो कहता नहीं थोड़ा बहुत ही है। ये भगवान खड्डा ना हो। कमाल है यार भाई, क्या पंगा ले लिया यार मैंने। और वहाँ पे ब्राज़ील वालों ने मना कर दिया, वापस नहीं आ सकता यार मैं इस रास्ते से। उनसे कहूँगा बैग मेरे ही रख लो, फिर जाके लगवा के लाऊंगा स्टैंप में। पीछे वेनेजुएला रह गया, ये ब्राज़ील आ गया। ये देखो भाई, मेरे आगे बंदे, मेरे पीछे बंदे, सारे वही मतलब बंद है बॉर्डर इसकी वजह से। डोंकी नहीं कहूँगा मैं इनको, ये मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे भाई। वो लगे हुए फ्लैग्स। तो भाई यहाँ पे बाइक वाले ने मेरे को उतार दिया और कह रहा है बिल्कुल चुपचाप चला जाओ ऊपर। और वहाँ पे इमिग्रेशन है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई मैं अपनी लाइफ के साथ। कोई नहीं यार, ज़्यादा क्या होगा, ब्राज़ील से भी बैन हो जाएंगे। नहीं आऊँगा यार ब्राज़ील भी ज़िंदगी में फिर कभी। पर अभी बैन नहीं होना चाहता यार मैं। कम ऑन। ये देखो क्या हालत हो गई मेरे हाथों की भाई। कहाँ से ला रहा हूँ मैं, देखना गूगल मैप पे चेक करता हूँ एक बार। भाई मैं पहुँच गया ब्राज़ील वाली साइड पे। और चिल्ल है यार मामला, यहाँ भी कोई नहीं खड़ा, कोई एंटर कर जाओ। भाई इस इमिग्रेशन पे धाप की भीड़ लगी पड़ी है देखो, जैसे कि पता नहीं क्या हो रखा हो। कहीं सारे रेफ्यूजी तो नहीं है वेनेजुएला के। बिएनवेनिdos वेलकम टू ब्राज़ील तो लिख दे इन लोगों ने, करेंगे स्वागत नहीं करेंगे ये नहीं पता। अब भाई अब बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं बाइक पे बैठ के आ गया, फिर वहाँ पे लोगों ने लाइन लगा रखी है जो सारे रेफ्यूजी हैं जो वेनेजुएला से आ रहे हैं। तो मेरे को एक बंदा जानता भी नहीं था, वैसे ही मिला था, मेरे से कुछ बोल रहा था वो। तो उसने कहा अरे अंदर आ जा। और सारे लोग बाहर खड़े थे। मैं अंदर चला गया, मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है। तो कहता अंदर चला जा। वैसे मेरे को जानता नहीं था वो बंदा, वेनेजुएलन था। मैं अंदर चला गया, अंदर वहाँ पे पर्चे पड़े हुए थे बहुत सारे, जिस पे सब चीज़ें लिखी हुई थी। और सब में रेजिडेंसी और नेशनैलिटी जो लिखी हुई थी ना, वो वेनेजुएलन लिखी हुई थी। मैंने अपना पासपोर्ट पकड़ाया तो कहते हैं इंडियन, तेरे लिए कोई पर्चा वर्चा नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास वीज़ा है। तो कहते हैं अच्छा तो क्या करने आया ब्राज़ील में। मतलब कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने, क्योंकि यार यहाँ पे सारे रेफ्यूजी आ रहे हैं। मैं एक लीगल बंदा आने लग रहा हूँ, तो मेरे को बड़े अच्छी से ट्रीटमेंट दी उन्होंने। अपने कंप्यूटर में मेरा वीज़ा चेक करा, स्टैम्प मारी, 90 डेज़ की मेरे को एंट्री दे दी, क्योंकि 90 डेज़ मिलती है हर बार एंट्री। मैंने अपना पिछला वीज़ा भी दिखाया ताकि उनको यकीन हो जाए। और मैं 3 बार ऑलरेडी ब्राज़ील में आ चुका हूँ, एंट्री एग्जिट है मेरी। तो वो सारी स्टैम्प देख के संतुष्ट हो गए, तो मेरे को एक स्टैम्प दे दी उन्होंने कहा यहाँ से बोआ विस्टा के लिए बस भी मिल जाएगी। और ये भाई है मेरा, या सी तो भाई यहाँ पे गाड़ी मिल गई बोआ विस्टा जाने के लिए, बस नहीं मिली। ये छोटी छोटी गाड़ी जा रही है। तो उन्होंने स्टैम्प मारी, 90 डेज़ का वीज़ा दिया। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाऊँगा भाई वेनेजुएला। यार ऐसा क्या हो गया तुम्हारे देश में कि तू $100 ले रहा है स्टैम्प मारने के, और फिर कह रहा है फिर भी इलीगल वे से जाना है तेरे को। और मैं स्टैम्प भी 2 दिन पीछे की मारूंगा, 25 तारीख की मारूंगा। अब है पागल, इतना इलीगल काम करने के $100 दूंगा वेनेजुएला जैसे देश में? अरे $100 में तो तुम नंगे नाचोगे। नहीं जाना भाई। लो हो गई ब्राज़ील में लीगली एंट्री मेरी, और एक देश से बैन हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। वैसे भी वो कंप्यूटर में अपनी एंट्री कर ही नहीं सकता था। तो मैंने कहा नहीं भाई, अपना मैंने बाइक वाले को $10 दिए और यहाँ पे आ गया। तो ये वाली गाड़ी जा रही है बोआ विस्टा, यहाँ से शायद 3 या 4 घंटे की ड्राइव है। और ये लेगा 85 रियाल्स, लगभग ये मान लो ये हो गए $16-17 के करीब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, $16-17 के करीब। तो वो मेरा जो ब्राज़ील वाला दोस्त था सही बंदा है बिल्कुल। मेरे को वैसे ही सक्सा हो गया था थोड़ा। यहाँ पे मेरे लिए वाईफाई लेके खड़ा था और मेरे को मैसेज भी करा उसने, मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरे लिए टैक्सी भी रुकवा के रखी थी कि शायद वो आ ही रहा हो, क्या पता ना भी रुकवा के रखी हो। पर हाँ, आते ही मेरे कहने लगा रहे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो अभी वो टैक्सी वाला भरने का वेट कर रहा है, फिर यहाँ से चलते हैं बोआ विस्टा। ठीक है यार, अपना हो गया काम, मेरे को ऐसा कोई दुख नहीं है। और बहुत सारे लोग आएंगे, अरे तूने इंडियंस का नाम डुबो दिया वेनेजुएला में। भाई पूरे साल मेरा 5 इंडियन भी नहीं आते हो गए वेनेजुएला में, एम्बेसी भी खाली पड़ी रहती है।
तो कुछ नहीं, नाम डुबोया, हर जगह लीगल करा। ब्राज़ील में जहाँ नाम बचाना था वहाँ बचा लिया, जहाँ डुबोना था डुबो दिया। ठीक है, जो करना है कमेंट करते रहो। मैंने अपने पैसे बचाने थे, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था, और मेरे को भाई $100 की रिश्वत नहीं देनी थी। $30 तक मैंने हाँ भर दिया था। $30 देने के बाद भी मेरे को वो कहता आपको जाना उसी रूट से पड़ेगा बाइक वाले के साथ, या फिर पैदल जाओ। तो मेरा सब यहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे। उसने ना मेरे से आते पूछा, जो ब्राज़ील वाला बंदा था ना, उसने मेरे से आते पूछा तेरे को जाने दिया? फिर मेरे जूतों की तरफ देखा, कहता नहीं तेरे को नहीं जाने दिया। मैंने कहा भाई नहीं जाने दिया। लो भाई निकल गई अपनी टैक्सी। अब यहाँ से बोआ विस्ता है लगभग 215 किलोमीटर। चलते हैं। यहाँ रोक किया भाई गाड़ी कहीं पे, 5-1 मिनट के लिए कह रहा है बस कि पानी खरीद लो, कोला वोला 1-2 चीज़ खरीद लो, बनवन, और लेके चलो अपने साथ। आधा रास्ता तय कर लिया। मेरे को तो अपनी वो वाली रोड ट्रिप याद आ गई ब्राज़ील की, जो राज भाई के साथ करी थी 2021 में शायद। हाँ, बिल्कुल टूटे हुए रोड थे। यहाँ पे ऐसा ही है, बिल्कुल टूटे हुए रोड। चलो 1-2 चीज़ खरीद लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। भाई मैंने तो कार ले ली है, बोआ विस्ता पाकाराइमा, ये बस भी आ रही है, तो बस भी आती हैं, कार ले सकते हो बस। अपने ब्राज़ील वाले भाई चले गए। ओके, एयरपोर्ट जाना था इनको। भाई यहाँ टैक्सी ने उतार दिया मेरे को। दोपहर के लगभग बज रहे हैं 12, 10 मिनट कम होंगे 12 से। ये हॉस्टल मैंने बुक कर दिया था, नेटिव हॉस्टल, लगभग $11 पर दिन के हिसाब से। देखते हैं, कोरियो लिखा है यहाँ, तो इसका मतलब तो होता है कि बंद है। पता नहीं क्या है, खुला है बंद है क्या है। ये तो खुला हुआ है, देखते हैं चलो क्या है क्या नहीं है, पता नहीं कुछ। अच्छा कोरियर लिखो, मेल अच्छा सॉरी वो मेल लिखा है, सॉरी सिरादो होता है बंद। तो भाई यहाँ पे मैं पहुँच गया था हॉस्टल खुला मिल गया, और लगभग कोई भी नहीं रह रहा यहाँ पे। मेरे को पता ही था कि कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैंने प्राइवेट कमरे की जगह डॉर्म ही करा दिया। मैंने कहा वो प्राइवेट सा ही बन जाएगा। आते ही सारे कपड़े धोने को दे दिए। वैसे इनके पास कोई लॉन्ड्री सर्विस थी नहीं, तो मैंने पूछा आसपास कहीं है, तो कहती पता नहीं। तो कहती फिर एक बंदा मिल गया, वो ट्रांसलेट कर दिया उसने कि ये कह रही है कि मैं आपके लिए लॉन्ड्री कर दूँगी। मैंने कितने लेगी? तो कहते कितने कपड़े हैं? मैंने कहा पूरा बैग है भाई, ये मैंने सर्दियों के पहन लिए। तो कहता 30 कह रही है, 30 रियाल्स, मतलब लगभग ये मान लो $6 के करीब, $6 से भी कम। मैंने कहा कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे लॉन्ड्री के लिए दे दिए। तो अब मेरे को कनाइमा से निकले हुए हो गए ये मान लो 54-55 घंटे, और अब मेरे को जाके बेड नसीब होएगा। 54-55 घंटे, आप समझ रहे हो। 2 रातों से तो बस में था मैं, 2 तो पूरी रात बस में निकाली है मैंने, और पता नहीं क्या चल रहा है। तो आपने देखा भाई आज कैसे बॉर्डर क्रॉस करा मैंने। करना पड़ता है भाई ये सब ट्रैवल में, क्या कर सकते, वरना मेरी यहाँ से फ्लाइट छूट जाती है। और इतने जिद्दी लोग थे, मान ही नहीं रहे थे। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको शायद मैं कल बोआ विस्ता का शहर घुमा दूँ ब्राज़ील में। खैर घूमने कुछ होगा नहीं, अब या तो अपने काम निपटाऊंगा, ये शहर घुमाऊंगा तो घुमा दूंगा आपको। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।